हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। 8th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। देखिए, कृषि हमारी प्राथमिक क्रिया होती है और इसी के ऊपर प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। बड़ा ही जबरदस्त ये चैप्टर है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण हम बातें जानेंगे और भी बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, हम वो भी इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक तरह से हम ज्योग्राफी को तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने स्कूल लेवल पर ही जो आपकी स्टडी है उसको गंभीर लेते हुए पूरी तरह से उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको फिर किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट, हाजिर है आपके सामने कृषि चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी 8th क्लास। तो देखते हैं, यहाँ गुरप्रीत, टीना और मधु एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक कृषक को देखा। कृषक कौन होता है? यहाँ पर किसान कृषक होता है, ठीक है। खेत की जुताई करते हुए देखा। कृषक ने उनसे कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है। बुआई का मतलब है वो बो रहा है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाल रहा है। उसने बच्चों से कहा कि मंडी में गेहूं अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में बिस्किट और डबल रोटी बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर किसान स्वयं उन बच्चों को बताता है कि मैं गेहूं उगा रहा हूं और गेहूं उगाने से पहले मैं खेत की मिट्टी में खाद मिला रहा हूं ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए, और फिर जब गेहूं प्राप्त होगा तो उसे बेच दिया जाएगा और उससे आटा बनाया जाएगा। आटे से बहुत से व्यंजन या प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे, जैसे बिस्किट और डबल रोटी। तो देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। जब हम पौधे से कोई भी उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उससे स्थिति से लेकर के 3 क्रियाएं आगे की होती हैं। वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाओं के विषय में यहां बताया गया है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निर्कर्षण से है। तो यहां पर निर्कर्षण का मतलब है निकालना, प्राप्त करना। तो यहां प्राथमिक क्रियाओं का जो संबंध है वो सीधे तौर पर प्राकृतिक रूप से जो संसाधन प्राप्त किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उससे है। मत्स्यन, कृषि और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। तो आपने देखा होगा, मत्स्यन क्या होता है? मछली पालन को बोलते हैं, ठीक है। संग्रहण क्या होता है? जब हम कोई भी वस्तु को जमा करते हैं तो वो संग्रहण होता है। और द्वितीयक क्रिया क्या होती है? द्वितीयक क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। प्रसंस्करण क्या होता है? यानी कि किसी वस्तु को और भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु में बदलना। तो मूल्यवान वस्तु में बदलने के लिए उसे कहां ले जाना पड़ेगा? आपको पता है, उद्योगों में, है ना। उद्योगों में ले जाकर के उसको प्रसंस्कृत किया जाएगा, यानी कि दूसरी मूल्यवान वस्तु में बदला जाएगा। देखिए, जैसे कि डबल रोटी पकाना, इस्पात विनिर्माण और कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। यानी कि द्वितीयक क्रिया से ही ये सब संभव है, ठीक है। गेहूं हमें प्राथमिक क्रिया से मिला, डबल रोटी हमें द्वितीयक क्रिया से मिली। इसी तरह से इस्पात यानी कि जो मोटा लोहा होता है वो बाद में बनता है। पहले लोह अयस्क यानी कि मिट्टी से पाउडर के रूप में लोहे को प्राप्त किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। फिर उसे पिघलाकर कारखानों में, भट्टियों में फिर उसको इस्पात बनाया जाता है। इसी तरह से कपड़ा यानी कि कपास कृषि से प्राप्त की जाती है और इसी कपास से कपड़ा बनाया जाता है ना।
अब आते हैं तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। आप जरा सोचिए, किसी खेत में कपास उगी और उस कपास को उद्योग स्थल पर ले जाया गया और वहां पर उद्योग के द्वारा उस कपास से कपड़ा बना दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई गाड़ी ही नहीं आएगी तो वो कपड़ा या फिर तैयार माल मार्केट तक कैसे जाएगा, है ना। बाजार तक पहुंचाने के लिए उसे गाड़ी या किसी सर्विस की आवश्यकता होती है, और वो है तृतीय क्रियाएं, है ना, जो अपनी सेवा प्रदान करता है। जैसे यातायात, बैंकिंग, व्यापार, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। ओके, तो कैसा आप लोगों को लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, शीघ्र से शीघ्र इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर करने से आपका अपना चैनल और भी आगे तक बढ़ेगा, बहुत से लोगों की पहुंच में आएगा, और जिससे आपके चैनल का उत्साह वर्धन होगा। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यहां शब्द उत्पत्ति के विषय में कुछ बताया गया है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति के विषय में बताया है। यह एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर अथवा एग्री से बना है, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि अथवा जुताई करने से इसका संबंध है। तो देखिए आगे हमने चैप्टर में क्या पढ़ना है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें सम्मिलित है। संसार में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। संलग्न का मतलब है लगे हुए हैं। हमारे देश की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो देखिए क्या बताया गया है कि जब फसल, सब्जी, फूल आदि ये जो हम उगाते हैं और पशुपालन करते हैं, ये सभी कृषि में शामिल हैं। और पूरे संसार में लगभग आधी जनसंख्या जो है वो किस में लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी हुई है। और हमारे देश में तो ये 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी मिली है। आगे देखिए, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा एवं जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अनुकूल स्थलाकृति का मतलब है कि भूमि समतल होनी चाहिए, मृदा और जलवायु ये भी उपयुक्त होनी चाहिए। कृषि क्रियाकलाप के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, ठीक है, उसे खेती योग्य भूमि कहते हैं। तो यहाँ पर आप मानचित्र के माध्यम से भी देखेंगे तो आगे क्या बताया गया है कि कृषि क्रियाकलाप संसार के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उचित कारक विद्यमान है। तो ये सीधी सी बात बताई गई है कि कृषि वहीं उपयुक्त होती है या वहीं अच्छे से की जाती है जहां पर कारक अच्छे से विद्यमान हो। जैसे कि आपको कपास उगानी है तो कपास के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए उस क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो कपड़ा उद्योग लगाया जाता है उसके लिए आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह के कुछ कारक होते हैं जो देखे जाते हैं और ये होने जरूरी है। आगे देखिए क्या बताया गया है। क्या आप जानते हैं? तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्री लिखा है और यहां पर इनके साथ कल्चर लग जाता है। एग्रीकल्चर कृषि, सेरिकल्चर, है ना। यहाँ पर पीसी कल्चर है और ये पीसी कल्चर क्या होता है? ये होता है मत्स्य पालन। फिर है विटीकल्चर यानी कि अंगूरों की खेती, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है ये उद्यान कृषि को बोलते हैं, इसमें बाग बगीचे होते हैं। तो देखिए यहाँ विस्तार से बताया है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहा जाता है। फिर है यहाँ पर सेरिकल्चर। सेरिकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन को बोलते हैं यहाँ पर, है ना। रेशम उत्पादन को बोला जाता है सेरिकल्चर। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह किसान की आय में पूरक हो सकता है, ठीक है।
फिर इसके बाद बताया गया पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन किया जाता है, मछलियों को पाला जाता है। फिर है विटिकल्चर, इसको द्राक्ष की कृषि भी कहते हैं, द्राक्ष कृषि, है ना। तो अंगूर की खेती होती है ये। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि को बोलते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए फूलों, सब्जियों और फलों को उगाया जाता है इसमें, और इसीलिए इसको हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कृषि तंत्र के विषय में। यहां बताया गया है खेती या कृषि को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं उर्वरक, बीज, मशीनरी और श्रमिक। तो ये सब होंगे तभी खेती की जा सकती है, इनके बगैर खेती नहीं की जा सकती। उर्वरक होता है वो कृषि के जो प्रोग्रेस होती है उसमें मदद करता है, और बीज होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मशीनरी की आवश्यकता होती है, उसमें बहुत सी जुताई और फिर उसको पिराई वगैरह ये सब किए जाते हैं, अनाज निकाला जाता है, तो मशीन की आवश्यकता होती है। और ये सब कार्य करने के लिए श्रमिक भी चाहिए होते हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। देखो अभी मैंने आपको बताई थी ना, जुताई, बुआई। जुताई यानी कि पहले खेत को तैयार किया जाएगा, फिर बुआई, उसमें बीज बोया जाएगा, फिर सिंचाई, उसमें पानी दिया जाएगा, फिर निराई की जाती है। निराई का मतलब क्या होता है, उसमें से काट छाट की जाती है, जो अनुपयोगी चीजें उग जाती हैं वो, है ना। और फिर वहां पर कटाई का जब सीजन आता है तो काटा जाता है। तो ये सब कृषि में उपयोगी होते हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद आते हैं। तो ये सभी चीजें, ये उत्पाद जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बताया है कृषि के प्रकार। तो कृषि के क्या प्रकार हैं? संसार में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम एवं प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो प्रकारों में विभाजित की जा सकती है, और ये दो प्रकार हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि तो डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि कोई किसान अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही कृषि करता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और वाणिज्यिक कृषि जो होती है वो व्यापारिक दृष्टि से की जाती है, बड़े स्तर पर की जाती है, मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। यहां चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो जुताई, बुआई वगैरह हमने अभी देखा था। देखो यहां निवेश, ये सब सारी बातें बताई हैं। प्रक्रम क्या रहे हैं? निर्गत है। तो देखिए फसल कैसे तैयार होगी, यहां पर पहले निवेश किया जाएगा, मशीनरी आएगी, बीज आएगा, यहां पर रसायन आएंगे यानी कि खाद, उर्वरक वगैरह, और फिर जुताई, बुआई, छिड़काव ये यहां चल रहा है। उसके बाद कहीं फसल मिलती है। और भौतिक निवेश भी यहाँ पर कुछ काफी हद तक हमारी कृषि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल। ये सभी चीजें हमारी कृषि को प्रभावित करते हैं। तो मानवीय निवेश भी आते हैं, भंडारण है, मशीनरी है, श्रम है और रसायन है। ये सभी हमारी पैदावार को, यानी कि हमारी जो खेती हम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करने में पूरी मदद करती है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं निर्वाह कृषि के विषय में क्या बताया गया है। निर्वाह कृषि में इस प्रकार की कृषि कृषक का जो परिवार होता है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो किसान जिनके पास छोटे खेत होते हैं या फिर खेत तो बड़े होते हैं लेकिन वो कृषि करते हैं केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो वो स्वयं और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर के वो खेती कार्य को संभालता है और छोटे स्तर पर ही वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया जा सकता है। तो निर्वाह कृषि है, इसको आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, आइए इसे जानते हैं। कृषक एक छोटे से भूखंड पर यानी कि छोटे से खेत पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से खेती करता है।
अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु तथा उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है कि अधिक धूप वाला जो स्थान होता है और वहां पर जलवायु उपयुक्त होती है तथा मिट्टी में उर्वरक डाल करके उसको बिल्कुल तैयार रखा जाता है, जिसकी सहायता से एक वर्ष में एक से अधिक कृषि की जा सकती है। चावल मुख्यतः फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, तिलहन और दलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसके बाद हम देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि। बिल्कुल ही सिंपल है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। तो स्थानांतरी कृषि क्या होती है? इसका दूसरा नाम है झूम खेती। इसका अगर हम समझे तो ये होता है कि जंगल के एक हिस्से को काटा जाता है और उसको जलाया जाता है तथा उसकी राख को उसी मिट्टी में मिलाकर के खेती की जाती है। 2-3 फसलें प्राप्त करने के बाद फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है। फिर से जंगल के एक हिस्से को काटकर ऐसे ही तैयार किया जाता है। इसी को ही आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरी कृषि या फिर झूम खेती कहते हैं। यहाँ पर तो यहाँ बताया गया है, क्या आप जानते हैं? इसके तहत हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो ध्यान से सुने। स्थानांतरी कृषि संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में संसार में अलग अलग नाम से स्थानांतरी कृषि को जाना जाता है। तो यहाँ पर ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है और उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। मैक्सिको के क्षेत्र में इसको मिल्पा कहते हैं और मलेशिया क्षेत्र में इसको लदांग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो नाम है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इन पर विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ बताया गया है स्थानांतरित कृषि के विषय में पूरी जानकारी। तो देखिए अमेजन बेसिन कहाँ है? ये अमेरिकी महाद्वीप है। वहां पर अमेजन नदी है, जंगल है। उसी क्षेत्र में ही नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसके विषय में बताया गया है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी और उत्तर पूर्वी भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों में प्रचलित है। ये बहुत अधिक वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। तो वनस्पति तीव्र गति से पुनर्जनन होती है, जैसे कि कोई पौधा, घास या पेड़ उग गया और उसका बीज गिर गया और वहां पर इतनी अनुकूल दशाएं हैं प्राकृतिक रूप से, वो जल्दी ही उग जाते हैं। तो वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इसके बाद राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा रतालू, मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो देखिए रतालू होता है, मक्का होती है और आलू है, कसावा है। इनकी फसलें वहां पर उगाई जाती हैं और भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर वह भूमि छोड़ दी जाती है। ठीक है, 2-3 बार या 4 बार भी उसको यूज किया जाता है। फिर उसकी जब पैदावार कम होती चली जाती है तो उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और किसान नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन कृषि के रूप में। यहां पर मलेशिया में लदांग कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। तो इस तरह से इसको अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। तो आइए अब हम चलवासी पशुचारण के विषय में जानते हैं क्या होता है। यहाँ चित्र में आप कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ हैं। पहले पूरे झुंड के झुंड ऊँटों को लेकर के लोग आते थे अपने गर्म क्षेत्रों को छोड़ करके राजस्थान से, क्योंकि वहाँ पर इन ऊँटों को चरने के लिए कुछ हरा मिलता नहीं था, कोई चारा नहीं मिलता था, तो वो उत्तर भारत के मैदान की तरफ आ जाते थे। तो देखिए सहारा के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में
मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में प्रचलित है। इस तरह की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। तो निश्चित मार्गों से ही वो हर वर्ष आते जाते थे और अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए वो मैदानों में छोड़ देते थे। इस तरह की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होती है। तो यहाँ पर देखिए, जलवायु विपरीत होने पर ऐसा होता है और भूभाग भी अगर विपरीत कंडीशन में हो तब भी ऐसी कंडीशन बन जाती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए मांस, दूध, ऊन, खाल और उपलब्ध कराते हैं। तो इन पशुओं से उन पशु चारकों को बहुत से ये मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनका वो व्यापार करके अच्छा खासा आमदनी कमाते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। अब यहाँ देखते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाणिज्यिक कृषि को समझने के लिए गहनता से आपको इसको पढ़ना चाहिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन तथा पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो फसलें हैं उनका उत्पादन एक ही स्तर को याद में रखते हुए किया जाता है कि बाजार में उसको बेचना है और अच्छा खासा जो मुनाफा है वो कमाना है। इसमें विस्तृत कृषित क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। पूंजी भी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पैदावार चाहिए और अधिक क्षेत्र भी होना चाहिए। अधिकांश कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए, वाणिज्यिक कृषि में कौन सी कृषि क्रियाएं आती हैं। तो यहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है और मिश्रित कृषि होती है, फिर रोपण कृषि होती है, ये शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। मक्का और गेहूं सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले अत्यधिक सर्दी वर्धन काल में बाधा पहुंचाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या क्या बताया गया है। उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वो वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं और जो विरल आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर अत्यधिक सर्दी वर्धन काल में बाधा पहुंचाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कृषि होती है वो उपयुक्त जलवायु क्षेत्र में ही की जाती है। वहां पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए, यहां तक कि लोगों की जनसंख्या भी पूर्ण रूप से अवेलेबल होनी चाहिए। फिर यहाँ ये बताया गया है, इस पर भी विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं और अत्यधिक सर्दी वर्धन काल में बाधा पहुंचाते हैं और यहाँ केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। जब सर्दी काल ज़्यादा बड़ा होता है तो जो भी मौसम लंबा चलता है उसी के अकॉर्डिंग ही फसल उगाई जा सकती है। इसीलिए एक ही सीजन ज़्यादा पाए जाने पर एक ही फसल उगाई जाती है। अब आते हैं मिश्रित कृषि में। ये जो कृषि होती है भूमि का इस्तेमाल भोजन और चारे की फसलें उगाने तथा पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित कृषि में यहाँ जो है चारे के लिए भी, भोजन के लिए, अनाज उगाने के लिए भी और फिर पशुधन पालने के लिए भी इस भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को ही मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, अर्जेंटीना, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अब हम देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। जहां पर चाय, काजू, कहवा, रबड़, केला आदि कपास की फसल
एकल फसल उगाई जाती है। तो देखिए ये जो फसलें हैं रोपण फसलें हैं। रोपण का मतलब क्या होता है, इनको रोपित किया जाता है, बुआई नहीं की जाती, इनको हाथों से एक एक करके जमीन में लगाया जाता है, पहले पौध तैयार की जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं रोपण कृषि। जैसे कि चाय, काजू, कहवा, रबड़, केला और कपास, ये क्या है, एकल फसल है यानी कि रोपण फसलें हैं। इसमें बृहत पैमाने पर पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। बृहत का मतलब है बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही अथवा निकट के कारखानों में किया जा सकता है। जो उत्पाद प्राप्त होता है तो वो मशीनों की मदद से या तो खेत में ही अनाज प्राप्त किया जाता है या फिर कारखानों में उसे ले जाकर के निकलवाया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की बहुत अनिवार्यता है। तो रोपण कृषि में जो है परिवहन का जो जाल है उसका विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोपण कृषि के प्रमुख क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ब्राजील में कहवा, मलेशिया में रबड़, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने कृषि के क्षेत्र से, कृषि के चैप्टर से बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त की हैं। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में क्लियर करेंगे। जैसे ही 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को क्लियर करते हैं तो दोनों ही पार्ट को मिक्स करके एक संपूर्ण पार्ट आपको वीडियो प्राप्त करवा दी जाएगी, जिससे आप पूरी वीडियो को एक साथ भी देख सकते हैं। जल्द ही हम इस आधे चैप्टर का अगला जो वीडियो है वो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए इस चैप्टर की पहले पार्ट को आप देखकर 2 से 3 बार इस चैप्टर को जरूर देखें, ताकि यह आपको पूरी तरह से याद हो जाए और कहीं भी आपको इस चैप्टर में परेशानी न हो। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट के जरिए ये शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब रही बात, जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि आपका अपना चैनल और भी तीव्र गति से उत्साह के साथ आगे बढ़े। तथा न्यू स्टूडेंट इस चैनल को शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को भविष्य में आने वाली और भी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर से हम हाजिर होंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के। उस चैप्टर में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे, मुख्य फसलें देखेंगे। मुख्य फसलों में चावल, गेहूं और जो मक्का है, कपास है, दाल है, पटसन है, फिर कॉफी, चाय, ये जो पेय पदार्थ है इनके विषय में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे और कृषि का विकास कैसे हुआ एक नज़र में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। कॉफी के पौधे के विषय में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और भारत का एक फार्म जो फेमस रहा है उसके विषय में भी जानेंगे। और फिर हम खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ बातें भी आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो देखते रहिए, आपका अपना चैनल है। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।